नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। आज का जो सेशन हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, 3 टॉपिक क्लियर करूंगा। बड़े ही कम समय में आपका 3 टॉपिक क्लियर होगा। और वो 3 टॉपिक हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? संज्ञा के ऊपर। दूसरा डिस्कशन होगा सर्वनाम के ऊपर। तीसरा होगा विशेषण। और ध्यान देना है कि सबको एक एक टॉपिक को बड़े प्रॉपर वे में क्लियर करूंगा, यानी भगाऊंगा नहीं। सेशन की टाइमिंग कम होगी, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स जिससे आपके प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में, कहीं पे भी आप जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देखोगे, जैसे आप यूपी पुलिस अगर देने जा रहे हो, या अगर आप लेखपाल देने जा रहे हो, यूपी टीईटी देने जा रहे हो, सी टेट देने जा रहे हो, सुपर टेट देने जा रहे हो, या कोई भी आयोग का कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हो, तो उसमें हिंदी जो है वो गेम चेंजर सब्जेक्ट बन जाता है। और हिंदी को इतना जल्दी हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी का जो लेवल है वो डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के सेशन को। पिछले सेशन में आपने देखा होगा तो हमने केवल चर्चा किया था वर्ण विचार के ऊपर, यानी हम लोग वहां पर जितने भी स्वर हैं, व्यंजन है, उन सब चीजों पर डिस्कशन किया था। आज का जो सेकंड सेशन हमारा पार्ट 2 है जो हिंदी का, यानी हिंदी का सेकंड चैप्टर जो है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर से याद दिला रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और उसके जितने ही प्रकार हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जितने प्रकार हैं विथ एग्जाम्पल, एक एक चीज को बड़े इजी लैंग्वेज में शुरू करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आने वाली है। मैं विदुशेखर सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ पे? संज्ञा पे। संज्ञा है क्या? तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा है क्या, तो डेफिनेशन नहीं रट रही। जैसे हम लोग डेफिनेशन बचपन से रट लेते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अगर तुमसे कभी भी पूछी जाए कि संज्ञा है क्या, तो आपका सीधा सा आंसर होता है कि संज्ञा का मतलब है नाम। कि जहां पर भी नाम आ जाए, चाहे वो नाम राम हो, श्याम हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, कोई भी अगर नाम है, कहीं पर भी अगर नाम की चर्चा होगी, किसी भी सेंटेंस में अगर हमको नाम दिखाई दे रहा है किसी का भी, तो हम सीधे आंसर करेंगे कि ये सब्जेक्ट में ये जो चीज है ये संज्ञा है। होगी कितने प्रकार की? तो संज्ञा हमेशा होती है आपकी 5 प्रकार की। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, और लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ध्यान देना है, जैसा नाम है वैसा काम है। जैसे सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे ही आपसे कही जाए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा का सीधा मतलब कि जहां पर पूरी जाति का बोध होता हो। यानी हम सीधे सीधे कह दें कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक लड़का बाजार जा रहा है, तो हमने यूज क्या किया? शब्द लड़का। नाम नहीं लिया, हमने पूरी की पूरी जाति को डिफाइन कर दिया। सेम उसी तरीके से हम कहते हैं कि लड़की सामान लेकर के जा रही है, तो जहां पर हम जाति की बात कर दें, चाहे लड़का लड़की बोल दें, आदमी औरत बोल दें, किसके केस में? मनुष्य के केस में। पशु पक्षी के केस में हम लोग बोल दें कि गाय। अब गाय का नाम हमने नहीं रखा है कि गाय का नाम लक्ष्मी है या गाय का नाम क्या है, हमने नाम नहीं रखा, तो अगर गाय बोल दिया तो जातिवाचक है उसमें पशु पक्षियों के नाम में। सेम उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर नाम ले लिया वस्तुओं का, कि कुछ भी बोल दिया कि यहाँ पर मेज रखी गई है, यहाँ पर कुर्सी रखी गई है, यहाँ पर किताब रखी गई है, तो ये जाति का बोध करा रही है। सेम उसी तरीके से ध्यान देना है कि अगर पद व्यवसाय का नाम भी आ जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, लेखक, शिक्षक, इस तरीके के अगर नाम आ जाएंगे, तो ये इंडिकेट करेंगे पूरी जाति को। यानी मंत्री अकेला नहीं होगा, मंत्री एक कह सकते हैं कि एक चुने हुए नेताओं का समूह है, उसको हम लोग मंत्री कह रहे हैं। तो जहां पर जाति का नाम बोध होगा, जहां पर जाति शब्द आ जाएगा, लड़की आ जाए, गाय आ जाए, मोर आ जाए, इस तरीके के नाम, अगर इस तरीके की जाति बोधक शब्द का यूज किया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जाओगे तो बस इसी लड़की का हमने नाम रख दिया, कि इसी लड़की को हमने बोल दिया कि ये लड़की जो है इसका नाम रीना है। अब हमने अभी तक एक स्टेटमेंट क्या यूज किया कि लड़की बाजार जा रही है, तब तक तो जातिवाचक थी चीजें। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि रीना बाजार जा रही है, तो हमने सारी लड़कियों का नाम रीना नहीं है,
रीना एक स्पेसिफिक लड़की का नाम हो गया, तो जहां पर नाम आ जाएगा एक स्पेसिफिक, अब जैसे व्यक्तियों के नाम की अगर बात किया जाए तो श्याम आ जाए, राम आ जाए, किरण आ जाए, रीना आ जाए, या देशों का नाम आ जाए तो हमने देश बोला तो देश जातिवाचक है, लेकिन जैसे भारत बोल दिया तो भारत व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हमने देश बोला तो जातिवाचक है, लेकिन हमने जैसे जापान बोल दिया तुरंत वो व्यक्तिवाचक हो गया। तीसरी कंडीशन कि यदि हमको नदी का नाम लेना है तो जातिवाचक क्या है, तो नदी बह रही है, लेकिन अगर गंगा बह रही है हमने शब्द यूज कर दिया तो वो तुरंत व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने कह दिया कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, तब तक तो जातिवाचक थी चीजें, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं पटना से इलाहाबाद गया था या पटना से प्रयागराज गया था, तो तुरंत वो जातिवाचक शब्द जो है वो बदल जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो जहां पर संपूर्ण जाति का बोध होगा वो जातिवाचक होगा, और जहां पर व्यक्ति विशेष का बोध होगा, स्पेशल स्पेसिफिक एक शब्द से हमने डेनोट कर दिया, तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब हम आते हैं तीसरे में यानी समूहवाचक में, तो समूहवाचक का मतलब होता है कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो रहा है, तो अनेक वस्तु या प्राणियों का बोध जैसे ही होगा तुरंत हम बोलेंगे क्या, तो वहां पर समूहवाचक होगा। जैसे अगर व्यक्तियों का समूह लिया जाए तो व्यक्तियों का समूह क्या हो सकता है, तो व्यक्तियों का समूह हो सकता है आपका परिवार, कि अगर आप किसी परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार एक जाति नहीं है, कुछ समूह का है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। सेम उसी तरीके से हमने एक शब्द यूज कर दिया झुंड, कि अगर हमने झुंड शब्द यूज कर दिया, हमने भीड़ शब्द यूज कर दिया, तो ये शो कर रहा है कि कुछ लोगों का समूह है, कि परिवार में कुछ सदस्य होंगे, झुंड में कुछ लोग होंगे। झुंड जानवरों का भी हो सकता है, झुंड इंसानों का भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से भीड़ के केस में अगर हमने गुच्छा शब्द यूज कर दिया तो इसका मतलब कि हम फलों की बात कर रहे हैं, फूलों की बात कर रहे हैं। हमने ढेर की बात कर दी कि ढेर लगा हुआ था, तो ढेर किसी चीज का होगा, किसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो जहां पर समूह या भीड़ की चर्चा होगी वहां पर हम तुरंत आंसर करेंगे क्या, समूहवाचक। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है भाववाचक में। भाववाचक में हम लोग कहते क्या हैं कि कहा गया कि भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहेंगे जो किसी भाव को, दशा को, धर्म को, गुण को या कार्य का बोध करे, यानी या तो किसी भाव का बोध करा दे कि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि भाव को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि वो क्रोध का भाव रखा है, वैमनस्य का भाव रखा है, बैर का भाव रखा है, प्रेम भाव रखा है, तो ये भाव है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम किसी की दशा को डिफाइन कर दें कि उसकी दशा कैसी है, तो ये क्या, ये भाव को इंडिकेट कर रहा है। तीसरी कंडीशन अगर हमसे पूछ दिया जाए कि हम किसी के गुण को, अब देखो यहीं पे कंडीशन क्यों हमने कहा कि भाववाचक कंफ्यूज करता है, क्योंकि कहीं कहीं चीजों पर हम लोग गुण जो है वो विशेषता में बताते हैं, लेकिन कई कई जगहों पर हम लोग गुण जो है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो संज्ञा में कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, वो आपका होता है भाववाचक संज्ञा। तो जहां पर भाव, दशा, धर्म, गुण, इन सब चीजों की चर्चा होगी वो भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये क्या है, तो ये सब भाववाचक शब्द है। दूसरी कंडीशन कि भाववाचक कैसे बनेंगे, तो तीन चीजों से बन सकते हैं, कि या तो भाववाचक, इसको आगे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं, कि भाववाचक बनेगा तीन से, या तो वो बनेगा क्रिया से, या तो भाववाचक शब्द बनेगा किससे, तो बनेगा क्रिया से। क्रिया से क्या बन सकता है, तो जैसे काटना से काट बन सकता है, सजाना से सजावट बन सकता है, चलना से चलन बन सकता है, लिखना से लिखावट बन सकता है। तो एक तो तरीका हो गया कि हम बना लेंगे किससे, क्रिया से। दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हम दूसरा एग्जाम्पल क्या लें, तो भाववाचक बन सकता है संज्ञा से। अब संज्ञा से क्या बनेगा, तो संज्ञा से बालपन होगा, मनुष्य से मनुष्यता होगा या मनुष्यत्व होगा, शिव से शिवत्व होगा। तो ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। विशेषण से ही बनता है, जैसे धीर से धैर्य बन सकता है, सरल से सरलता बन सकता है। इस तरीके के जो शब्द, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन तीन चीजों से हो सकता है, तो या तो क्रिया से होगा, या तो संज्ञा से होगा, और या तो तीसरी चीज कि किससे बनेगा, तो विशेषण से बन सकता है। यही तीन चीज हैं जिनसे आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। पीछे जब चलेंगे तो पांचवा जो प्रयोग है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, कि द्रव्य माने क्या होगा,
पदार्थ। तो कहा गया कि संज्ञा का वह भेद या संज्ञा का वह प्रकार जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा, जिसे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, चाहे वो जातिवाचक में लिए हो ये भी गिना जा सकता है, व्यक्तिवाचक में लिया हो ये भी गिना जा सकता है, समूहवाचक में लिया हो वो भी गिना जा सकता है। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए सीधा सीधा कहा गया कि जिनको ऐसे पदार्थ होंगे कि जिनको मापा जा सके, जिनको तौला जा सके, लेकिन जिनको गिना न जा सके। यानी हम गिन नहीं सकते, तो जिनको गिना न जा सके, जो गिने नहीं जा सकते हैं, जिनको सकता है, तौला जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कह सकते हैं लोहा, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं यहाँ पर सोना, एग्जाम्पल पे हम कह सकते हैं चांदी। तो इस तरीके के जितने भी नाम आपके सामने आएंगे जिनको मापा तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उनको हम लोग नाम देते हैं किसका? तो उनको हम लोग नाम देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो ये संज्ञा का बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जिन लोग जो बीच में सेशन ज्वाइन किए हैं या जो गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, उनके लिए फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जहां पर भी किसी का नाम होगा, किसी भी प्रकार का नाम होगा, वहां पर हम संज्ञा डिफाइन करेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होगी? तो संज्ञा 5 प्रकार की होगी। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रकार हैं। जाति, व्यक्ति, समूह, भाव और द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ। आगे चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करें कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो लड़की बोल दिया गया, या गाय बोल दिया गया, घोड़ा बोल दिया गया, तोता बोल दिया गया, घड़ी बोल दिया गया, मेज, कुर्सी, किताब, कुछ भी, या शिक्षक, लेखक, मंत्री, कुछ भी, तो ये जातिवाचक है। और उसी लड़की की जगह पर अगर हमने रीना का नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लड़के की जगह पर हमने रमेश शब्द यूज कर लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शहर की जगह पर हमने आगरा का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी अगर बोल रहे हैं तो जातिवाचक है, यमुना अगर बोल दिया तो व्यक्तिवाचक है। तो इस तरीके से पुस्तकों के नाम भी हो सकते हैं कि अगर केवल पुस्तक बोल रहे हैं तो पुस्तक जो है वो जातिवाचक है, लेकिन पुस्तक में हमने किसी का स्पेसिफाइड नाम ले लिया कि ये रामायण रखी हुई है, गीता रखी हुई है, गोदान रखी हुई है, तो तुरंत व्यक्तिवाचक हो जाएगी। समूहवाचक नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि जहां पर समूह को परिभाषित करता हो, यानी कि संज्ञा का वह जो है स्वरूप जो समूह को परिभाषित करता है, चाहे वो परिवार को इंडिकेट कर रहा हो, झुंड को इंडिकेट कर रहा हो, भीड़ को इंडिकेट कर रहा हो, झुंड को इंडिकेट कर रहा हो, ढेर को इंडिकेट कर रहा हो। तो ऐसे जहां पर ग्रुप दिखाई दे रहे हो, वो ग्रुप जानवरों के भी हो सकते हैं, वह ग्रुप व्यक्तियों के भी हो सकते हैं, वह समूह जो है वो फलों के भी हो सकते हैं, वह समूह मिठाई का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का अगर समूह है तो समूह का सीधा सा मतलब है समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक, तो हमने कहा कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो क्या इंडिकेट करेगी, तो भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य, इन सब चीजों को अगर प्रस्तुत कर रही हो, किसको किसको, तो भाव को, दशा को, गुण को, धर्म को अगर प्रस्तुत कर रही हो तो उसको हम नाम देंगे भाववाचक संज्ञा का। आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तो ऐसे पदार्थों को इंडिकेट करेगी जिनको मापा तौला तो जा सकेगा लेकिन गिना ना जा सके। यानी जिनको गिनना नहीं, हमको क्या करना है, मापना तौलना है। तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। तो ऐसे जितनी भी चीजें होंगी जिनको मापा तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, वो आपके हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगर आपको संज्ञा का पूरा सेशन समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसके लिए भी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि सर ये चीज फिर से एक बार रिवाइज करना। मैं उम्मीद करता हूँ या पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगले सेशन में फिर उस चीजों को क्लियर करूंगा। तो इसलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी जो चीज आती है जिससे प्रश्न बनते हैं, सर्वनाम। तो आप सर्वनाम की सामान्य डेफिनेशन या सर्वनाम के बारे में सामान्यता आपने क्या बोला, तो सीधे आप कहते हो सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा, यानी किसी भी नाम की जगह पर। अब जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। किसने राम से पूछा, तो मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। यानी तुम किसकी जगह पर हमने यूज किया है, तो तुम हमने यूज किया है किसके नाम की जगह पर,
राम के नाम की जगह पर। तो ऐसे हमने क्या कहा कि जब नाम की जगह पर कोई नया शब्द प्रयोग हो तो तुरंत हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर तुम क्या है, तो तुम यहाँ सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम है। जैसे अगर हमने कहा कि सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, इसका सीधा मतलब मैं कौन, तो सीमा। तो सीमा की जगह पर एक नाम यूज किया, क्या, मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो जितने भी इस तरीके के शब्द होंगे, वह, मैं, तुम, आप, इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे वो सारे सर्वनाम हो जाएंगे। यानी सीधे हम कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है, उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब सब नाम। सब नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा उनको हम कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होगा, तो तुम होगा, आप होगा, वह होगा, वे होंगे, ये होंगे, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं जो किसी नाम की जगह पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, उन सभी शब्दों को हम नाम देंगे क्या, सर्वनाम। अब आ जाते हैं प्रकार पे कि कितने प्रकार के सर्वनाम हैं। तो सबसे पहली चीज दिमाग में रखिएगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, याद कर लेना है, रट लेना है, समझ लेना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ सकता है कि सर इसका मतलब बता दीजिए, तो मतलब बता दिया जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएंगे आप कि क्या होता है। तो सबसे पहले सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे, तो आपको बता दिया मैंने कि सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से सर्वनाम होंगे, तो सबसे पहले आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन आएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन है, तो निजवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होंगे, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अब एक एक को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो पहले तो जिन लोगों को सर्वनाम के प्रकार लिखने हो वो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उनको याद रहे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। आगे चलता हूं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पहली चीज दिमाग में रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या। तो कहा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। और यहाँ पर पुरुष का मतलब ये मत समझिएगा कि पुरुष या महिला की बात हो रही है। जहां पर पुरुषवाचक का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के बोध से है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह, ये सब जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक हैं। पुरुषवाचक से एक प्रश्न और पूछा जाता है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो आपके होंगे कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा 3 प्रकार है ये देख लीजिएगा यहाँ पर। तो 3 प्रकार होंगे। पहला प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। दूसरा कौन होगा, तो दूसरा होता है उत्तम पुरुष के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद तीसरा कौन आएगा, तो हम लोग कहते हैं लास्ट होता है वो होता है अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष कौन होगा, तो जो वाक्य को कह रहा है, यानी कि जो वक्ता होगा, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होगा, वो होगा कौन, तो उत्तम पुरुष होगा। दूसरा कहा गया कि भैया मध्यम पुरुष कौन होगा, तो जो श्रोता होगा, यानी कि जो उस बात को सुन रहा होगा, वो होगा आपका मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष कौन होगा, तो कहा गया जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन होगा, तो वो अन्य पुरुष होगा। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं यहां पर कि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि वह आया था। मैंने तुमसे कहा कि वह आया था। अब कौन कह रहा है, तो मैंने कहा। तो मैंने क्या हो गया, ये वक्ता है। तो जितने भी इस तरीके के शब्द होंगे, मैं और हम जैसे जो शब्द होंगे वो कौन से पुरुषवाचक होंगे,
तो ये होंगे उत्तम पुरुष। तुमसे कहा यानी कि तुम और तू जैसे शब्द जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मध्यम पुरुष। वह आएगा यानी कि वह, ये, वे, ये शब्द क्या हो जाएंगे, तो ये अन्य हो जाएंगे। दिमाग रखिएगा कि मैंने तुमसे कहा कि वह आया था, मैंने तुमसे कहा कि वह कहा गया था, या इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे तो उसमें जिस जो बात को कहेगा वो उत्तम पुरुष होगा। छांटने के लिए देता है मेरे दोस्तों कि अगर कभी प्रश्न आता है तो कहेगा इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तो मैंने तुमसे कहा कि वह आएगा, तो अगर मैंने कहा है तो मैं वक्ता हूं, यानी उत्तम पुरुष कौन होगा, तो मैं, हम, ये सब शब्द क्या होंगे, उत्तम पुरुष होंगे। तुमसे कहा, तुमने कहा, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो श्रोता होंगे। तो श्रोता क्या होता है, तो श्रोता हमेशा मध्यम पुरुष होता है। जिसके बारे में चर्चा कब की गई थी कि वह कब आएगा, वह आया था, वह आएगा, वे दोनों आए थे, तो वे, ये, वह, यह, इस तरीके के जो शब्द होंगे, इस तरीके के शब्द आपके अन्य पुरुष सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं। तो ये तो सबसे पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि कौन कौन से शब्द आएंगे, मैं और हम। तो मैं और हम यहाँ क्या हो जा रहा है, तो मैं और हम हो जा रहा है यहाँ पर उत्तम पुरुष। तुम और आप अगर पूछा जाएगा कि तुम और आप कौन सा पुरुष है, तो तुम और आप है तुम्हारा मध्यम पुरुष। ये, वे, वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो बात को कह रहा है वह उत्तम पुरुष है, जो उसकी बात को बैठ करके सुन रहा है यानी श्रोता है वह क्या है, तो वह है तुम्हारा मध्यम पुरुष। ये, वे, वह यानी जिनके बारे में चर्चा की जा रही है वो वहां मौजूद नहीं है, उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे अन्य पुरुष, यानी वो वहां है नहीं तो वो अन्य है। तो इस तरीके से सबसे पहली डेफिनेशन किसकी हो गई, तो सबसे पहली डेफिनेशन हो गई पुरुषवाचक सर्वनाम की। दूसरा जब नाम आता है तो दूसरा नाम कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कहा गया कि इसमें पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होगा, यानी कि कोई भी वस्तु पास हो चाहे दूर हो उसका निश्चित बोध होगा, उसको हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने किसी चीज का बिना नाम लिए कह दिया कि यह अच्छा है। अब हमारे और आपके बीच में चर्चा हो रही है, हम दोनों मित्र जो हैं वो चाय पर बैठे हुए हैं और हमने कहा कि यह अच्छी बनी है। तो क्या अच्छी बनी है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यह अच्छी बनी, यानी कि यह चाय अच्छी बनी है, निश्चित है कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो चाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जहां पर निश्चित हो कि चर्चा किसके बारे में हो रही है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह बुरा है, वे बुरे हैं, ये अच्छे हैं, यह अच्छी है, वह अच्छी है, वह बुरी है। तो जहां पर इस तरीके के शब्द यूज होंगे, जहां पर इंडिकेशन श्योर होगा, यानी कि जहां पर चर्चा जिसके बारे में हो रही है वो सर्वनाम फिक्स है, तो उसको वहां पर हम लोग नाम देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का। तीसरा जो नाम आता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। कहा गया कि निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता तो है लेकिन स्वयं कर्ता होता नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो वो स्वयं कर्ता होता है कि मैंने तुमसे कहा, तो यानी मैं करता हूं। लेकिन वहां पर अगर निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो हम अपने बारे में चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर कर्ता के रूप में हम स्वयं है नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप आजकल कहाँ रहते हैं, आप आजकल कहाँ रहते हैं, तो आप मैंने यूज किया किसके लिए, आपके लिए। यानी मैं स्वयं बोल रहा हूं लेकिन किसके लिए बोल रहा हूं, तो स्वयं के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। कोई काम अपने आप हो जाएगा तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके के जितने, मैं यह काम खुद ही कर लूंगा या आप ही कर लूंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम की जहां पर बात क्या हो रही, फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं कि कर्ता के विषय में कुछ बताता तो है लेकिन स्वयं कर्ता नहीं होता। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो स्वयं करता होगा, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे शब्द तो आएंगे, जैसे आप जो देख रहे हो कि यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है आप, पुरुषवाचक सर्वनाम में आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ एक शब्द आया हुआ है आप, लेकिन आप जान लीजिएगा कि आप यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो पुरुषवाचक है, क्योंकि ये आप जो है वो कर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर जो आप है ये आप तो है लेकिन ये आपके कर्ता के रूप में स्वयं कर्ता नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, अगला नाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या, कि जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो लड़का कल आया था गिर गया,
मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एक सर्वनाम की बात कर रहे हैं कि जो कल आया था वो गिर गया। तो जो कल आया था, तो जहां पर संबंधवाचक को पहचानने का तरीका समझो कि जहां पर जो और सो जैसे चीजें अगर यूज होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। जो लड़का कल आया था पढ़ने में तेज है, तो आपको ये नहीं पूछना किस कौन पढ़ने में तेज है, क्लियर हो गया कि जो लड़का कल आया था वही पढ़ने में तेज है। तो इस तरीके के जो नाम होंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम को दिखाई देंगे। दूसरा नाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी एक सर्वनाम ऐसा है कि जिसके बारे में हम क्लियर नहीं है कि कौन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई लड़का कल आपसे मिलने आया था। अब कोई लड़का, तुम पूछोगे देखने में कैसा था, क्या नाम बताया, तो नाम हमको पता होता तो हम कोई क्यों कहते, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि सर्वनाम का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमको संज्ञा के बारे में कंफ्यूजन होगी या संज्ञा संज्ञा की जगह पर हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो कोई आया है, अगर ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब अनिश्चित है, कौन आया है मुझे नहीं पता, तभी मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां सर्वनाम का प्रयोग ही क्यों करता, मैं कहता कि रमेश आया है। दूसरी चीज कि कुछ जैसे शब्द अगर आ जाएं कि कुछ लोग आए थे, कुछ चीनी दे दो, कुछ मटर दे दो, कुछ गोभी दे दो, इस तरीके के शब्द अगर आएंगे तो यह अनिश्चय। अब कुछ का मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं है, यानी यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्लियर हो जाएंगे कि जहां पर प्रश्न दिखाई दे, कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उनको हम लोग कहते हैं वहां कौन है, क्या लेकर के आए हो, तुम कैसे आए हो, यानी कौन क्या कैसे कब कहाँ, इस तरीके के शब्द कहीं भी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका होगा जो प्रश्न का बोध कराए। तो सर्वनाम के कितने प्रकार, 6 प्रकार। सर्वनाम होते क्या हैं, फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार मैंने बताया। कौन कौन से 3 प्रकार, तो एक प्रकार है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा क्या है मध्यम पुरुष, तीसरा क्या है अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो मैं, हम, तुम, आप, ये, वह। बस अंतर क्या होगा कि मैं और हम क्या होगा तो उत्तम पुरुष होगा, तुम आप क्या होगा तो ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, ये वे वह क्या होंगे तो अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहा गया कि इसमें पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होगा, यानी शब्द वही यूज होंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज होते आए हैं। बस क्लियर क्या होगा कि यहाँ पर आप क्लियर सेंस में निकलेगा कि वह बुरा है, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह बुरा है, ये सुनने वाला भी जान रहा है और ये कहने वाला भी जान रहा है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह आया था, मुझे पता है कौन आया था, तभी तो मैंने कहा कि हाँ वह आया था, यानी श्रोता और वक्ता दोनों जान रहे हैं कि कौन आया था। तो जहां पे सर्वनाम का प्रयोग निश्चित रूप को दर्शाने के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक होगा। निजवाचक सर्वनाम में हमने क्या कहा कि निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता तो है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। जैसे आप आजकल कहाँ रहते हो, यह काम अपने आप हो जाएगा, मैं अपने से ही कर लूंगा। तो जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन स्वयं कर्ता के रूप में इंडिकेट नहीं हो रहे हैं। संबंधवाचक, तो संबंधवाचक में कहा गया कि जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होगा वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो लड़का कल आया था गिर गया, या जो कल आया था और गिर गया। तो इस तरीके के शब्द जो हैं, आज वर्षा हो रही है सो तुम जाओ, यानी आप क्यों जाओगे, तो ये संबंध शो कर रहा है किसको किसको, मनुष्य और व्यक्तियों के बीच में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ सर्वनाम को इंडिकेट नहीं आया, कोई आपसे मिलने आया था, कोई बाहर खड़ा है, कोई आएगा, कुछ चीनी दे दो, कुछ मिठाई दे दो, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कितनी दे दो, कौन आया है, यानी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहा कि जहां पर प्रश्न आ जाए, कौन क्या कब कहाँ कैसे, इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे तो जिनसे प्रश्न का बोध होगा वो हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो दो चीजों पे हम लोगों ने इंडिकेट किया, कहाँ कहाँ, संज्ञा और सर्वनाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और इजीली समझ में आ रहा होगा। अभी इन सब पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगा, पहले इसको पढ़ा लूंगा तो प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के ऊपर। लेकिन इसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जम करके, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। आगे चलते हैं, विशेषण पर आते हैं।
तो यहां पर क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, उनको विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्या विशेषता बता सकते हैं? तो या तो विशेषता बताएंगे किसकी? आकार की, कि वह बहुत लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, आकार की। या तो अवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे, या तो उसके रंग रूप के बारे में डिस्कशन करेंगे, या तो उसकी गुण को बताएंगे कि वो बहुत अच्छा है, वह बहुत स्वभाव का अच्छा है, या तो उसके स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे, या तो स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कुछ ऐसी भी कंडीशन बन सकती है जहां संख्या के बारे में चर्चा किया जाए। अब जैसे हम एक एक चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर हमने कह दिया संख्या की बात, तो हमने अगर वहां बोल दिया कि वहां 4 लड़के खड़े हैं, तो 4 क्या कर रहा है? उन 4 लड़कों की विशेषता बता रहा है। और लड़का क्या है? तो लड़का उसका है यहाँ पर संज्ञा। तो हमने क्या कहा कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लड़के संज्ञा है। और कितने लड़के हैं? तो उनकी विशेषता बता रहा है 4 लड़के हैं। दूसरी, अध्यापक के हाथ में छड़ी है, तो कोई विशेषता नहीं है। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो छड़ी संज्ञा है और उस छड़ी की विशेषता बता रहा है क्या? लंबाई उसकी, यानी आकार की बात हो गई। दूसरा का अवस्था, अवस्था हमने क्या दिया कि तुम्हारा लड़का 10 साल का है, तो तुम्हारा लड़का, लड़का यहाँ संज्ञा है, कितने साल का है? तो 10 साल का, यही उस लड़के की विशेषता है। रूप, सुंदरता के बारे में चर्चा हो रही है। गुण, कोई गुण है, अच्छा या बुरा गुण हो सकता है, गुण तो दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद स्वभाव, तो स्वभाव में आप उनके सौम्य स्वभाव के बारे में चर्चा कर सकते हैं, मिलनसार स्वभाव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। स्थिति, तो स्थिति भी आपके डिफाइन करती है अवस्था से मिलता जुलता। अब देखोगे जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख दिया कि राम सुंदर बालक है। राम क्या है? तो राम सुंदर बालक है। तो सुंदर होना क्या है? विशेषता है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो राम की बताई जा रही है। तो दिमाग में रखिएगा कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हम नाम देंगे विशेष्य का, और जो विशेषता होगी उसको हम नाम देंगे विशेषण का। और एक चीज और जुड़ करके आती है विशेषता और विशेष्य में, एक लाइन और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक शब्द जोड़ देता है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये भी एक पूछ देता है कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण का मतलब हो गया कि जो विशेषण की विशेषता को बताए। कि अब हमने यहाँ पर बोला कि राम सुंदर बालक है, तो राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और विशेषण क्या है? तो सुंदर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कह दें कि राम बहुत सुंदर बालक है, तो बहुत क्या हो गया? ये सुंदर में भी, यानी कि ये सुंदरता की विशेषता बता रहा है कि सुंदर तो सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सुंदर कौन है? तो राम बहुत सुंदर है। तो जहां पर विशेषण की विशेषता बताई जाएगी या जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता पता चले उनको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण का। फिर से याद दिला रहा हूं कि विशेषण होता क्या है। तो कहा कि विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। राम सुंदर बालक है, मेरे विशेष्य कौन है? तो बालक है। और विशेषण कौन है? तो सुंदर है। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत लंबा है, राम बहुत अच्छा है, तो बहुत जुड़ जाने से उसकी विशेषता की और विशेषता हो गई कि बाकी लोग तो केवल सुंदर और लंबे हैं, लेकिन राम जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत लंबा है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण इंडिकेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि विशेषण की डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग नाम क्या देते हैं? तो उनको हम लोग नाम देते हैं विशेषण का। प्रकार पे आता हूं। 4 प्रकार के होंगे: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। ध्यान देना, संज्ञा कितने प्रकार के थे? तो 5 प्रकार के थे। सर्वनाम कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। विशेषण कितने प्रकार के होंगे? तो 4 प्रकार के होंगे। यानी संज्ञा होती है 5 प्रकार की, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, और विशेषण होते हैं कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा बना है ये भी बताइएगा। अपना फीडबैक देते रहिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताते रहिए, इससे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ना आपके लिए भी फायदेमंद है और आपका आगे बढ़ना मेरे लिए फायदेमंद है। तो दोनों एक दूसरे का साथ देते रहें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताते रहें। फिर से आता हूँ
कि विशेषण कितने प्रकार के, तो विशेषण 4 प्रकार के होंगे: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आगे चला जाए तो गुणवाचक विशेषण क्या है, तो कहा गया कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष पता चले। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का या तो पता चले क्या, गुण पता चले, दोष पता चले, रूप रंग पता चले, आकार प्रकार पता चले, संबंध पता चले, दशा पता चले, इनको हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब जैसे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि राम सुंदर बालक है। अब सुंदरता क्या बता रही है, तो सुंदरता उसका रूप रंग बता रही है। सुंदरता रूप रंग बता रही है। यहीं पर अगर हम ये लिख देते कि राम बदमाश लड़का है तो गुण दोष पता चल रहा है। यही हम बता देते कि राम लंबा लड़का है तो आकार प्रकार बता रहा है। तो इस तरीके के जितने भी होंगे, वह मोटा व्यक्ति है तो मोटा होना क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मोटा होना आकार प्रकार को बता रहा है। फिर श्याम हरी पैंट पहने हैं तो पैंट पहने हैं ये तो ठीक है, लेकिन पैंट की एक विशेषता बता रहा है क्या, हरी पैंट पहने हैं, तो हरी पैंट का मतलब कि हम इंडिकेट कर रहे हैं किसको, रूप रंग को। तो गुणवाचक विशेषण में क्या कहा गया कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। आगे चलता हूं दूसरे विशेषण की तरफ, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब कि जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो। अब ध्यान देना है, संज्ञा के परिमाण का बोध कराने वालों को हम लोग नाम देते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कैसे, तो कहा गया कि मुझे थोड़ी चाय दो। तो मुझे थोड़ी चाय दो का मतलब क्या है कि यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर मैं क्लियर कर देता कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो एग्जैक्ट यहाँ पर तौल करके चावल मिलेगा कितना, 2 किलो। अब चाय अगर तुम कहोगे थोड़ी, तो आधा कप भी हो सकती है, आधे कप से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, यानी यहाँ पर हमारा मीटर सेट नहीं होगा, तो वो हो जाएगा क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अगर मुझे तुमने कह दिया कि 1 कप चाय दो, 2 किलो चावल दो, आधा किलो चीनी दो, यानी तुमने एकदम फिक्स बना दिया अगर, तो फिक्स वाले को हम क्या नाम देंगे, तो उनको हम नाम देंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी विशेषण का वह भाग जिससे संज्ञा के परिमाण का बोध होता है। विशेषण का वह भाग जिससे संज्ञा के परिमाण का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां पर निश्चित परिमाण का बोध हो कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए, आधा किलो चावल चाहिए, 1 पाव चाय चाहिए, तो वह निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक में मुझे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, अगर ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं तो वो कौन से विशेषण हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। उम्मीद करता हूं कि परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। सार्वनामिक विशेषण, इसमें जरा ध्यान देने वाली चीज है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर के जब अन्य कोई भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया क्या कि यह आदमी विश्वासी है। यह आदमी का मतलब है क्या कि यह निश्चित आपका है कि कौन है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप देख रहे हो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यह आदमी विश्वास, यानी किसी आदमी को इंडिकेट करके या सामने खड़ा करके मैं बोल रहा हूं कि यह आदमी विश्वासी है। दूसरा कि ऐसा आदमी तो देखा नहीं। अब ऐसा आदमी तो देखा नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। हो सकता है कि उस आदमी ने ऐसी चोरी की कि मैंने वैसी चोरी जीवन में देखी ही नहीं, या उस आदमी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि मैंने उतना अच्छा व्यवहार किसी में देखा ही नहीं। तो मैंने एक स्टेटमेंट क्या यूज किया कि ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं। अब ऐसा उसके किस गुण के बारे में बता रहा है यह हमें नहीं पता। तो जहां पर हमको क्लियर हो जाए कि हम एग्जैक्ट क्या बताना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक सार्वनामिक, कि यह आदमी चोर है, यानी हम एकदम इंडिकेट कर रहे हैं उसकी विशेषता क्या कि यह आदमी चोर है, तो यहां पर मौलिक होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऐसा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, तो ऐसा लड़का मिलना कठिन में पॉजिटिव भी हो सकता है उसका गुण और निगेटिव भी हो सकता है।
ऐसा आदमी देखा नहीं में पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक पहलू पे भी बात कर सकते हैं और नकारात्मक पर भी बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जहां पर गुण, या फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि सार्वनामिक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जब पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के अन्य कोई भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी चोर है, यह आदमी डकैत है, तो इस तरीके के शब्द उस आदमी की श्योर विशेषता को बता रहे हैं। तो श्योर विशेषता या एकदम एकदम एग्जैक्ट विशेषता को बताएंगे तो हम कहेंगे मौलिक सार्वनामिक है। लेकिन ऐसा आदमी तो देखा नहीं, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसे लोग होते हैं क्या, ऐसे लोग होते हैं भला, तो ऐसी चीजों पे हम बता नहीं पाएंगे कि उस आदमी की अच्छाई हो रही है या बुराई हो रही है। तो ऐसे सार्वनामिक विशेषण को हम लोग कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं अपने अगले विशेषण की तरफ, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान देना कि यहाँ पर कंफ्यूजन बड़ा क्रिएट होता है। जहां पे संख्या होगी वह तो संख्यावाचक विशेषण होगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। कि जिससे अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया कि वहां 4 लड़के खड़े हैं, संख्या को बता रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देना कि इसमें भी 5 प्रकार बताया गया है। एक प्रकार आपको बताया गया क्या, तो एक प्रकार बताया गया गणनावाचक, एक बताया गया क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक, एक समुदायवाचक और एक प्रत्येक बोधक। इसको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है और हमेशा गड़बड़ किया जाता है। फिर से सुनना, गणनावाचक आधा, एक, दो, तीन, चार इस तरीके की संख्याएं होंगी। अब चाहे वो आधा किलो के लिए लगे, चाहे वो एक लड़के के लिए लगे, चाहे 2 लड़की के लिए लगे, ये गणना बता रहा है। तो जहां पर गणना की बात होगी वहां पर आधा, एक, दो होगा। क्रमवाचक, जैसे राम वह पहले से तीसरा, या वह भीड़ में तीसरा लड़का है, या वह तीसरा सबसे लंबा लड़का है, वह दूसरे नंबर पर खड़ा है, वह चौथे नंबर पर है। तो जहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां इस तरीके से यूज किया जाए वहां पे भी संख्या है, लेकिन वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्रमवाचक विशेषण को इंडिकेट करती है। यह दिमाग में रखिएगा, क्या करती है, क्रमवाचक विशेषण को इंडिकेट करती है। आगे चलें तो आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक का मतलब कि ये इंडिकेट करता है दूना, तीना, चार गुना इस तरीके का, या दूना, तीना, तिबारा, चौबारा इस तरीके के जो शब्द होंगे कि मैं तुमसे दूना तगड़ा हूं, मैं तुमसे तिगुना मोटा हूं, वो दूसरी बार या दोबारा आया था, वह चौबारा आया था। तो ऐसे क्या है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं आवृत्ति को। तो ये आवृत्तिवाचक होगा, यानी होगा संख्यावाचक विशेषण ही, लेकिन अगर हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाए कि आवृत्तिवाचक है कि क्रमवाचक है कि समुदायवाचक, अभी मैंने देखा कि इस तरीके के प्रश्न जो थे वो यूपी टेट में बने थे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप यूपी पुलिस देने जा रहे हो, यूपी टेट देने जा रहे हो, थोड़ा सा अंदर घुस के पढ़ो, क्योंकि हिंदी का स्वरूप दिनों दिन बदल रहा है, हिंदी का लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है। समुदायवाचक में आएंगे दोनों, तीनों, चारों। तुम दोनों खड़े हो जाओ, तुम तीनों चले आना, तुम चारों आमंत्रित हो। तो जहां पर पूरे भीड़ को हम बुला रहे हैं, एक नहीं बोल रहे, हम कह रहे तुम दोनों आ जाओ, तुम तीनों खड़े हो जाओ, तुम चारों जाना। तो जहां पर समुदाय को इंडिकेट कर रहे हैं, संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, समूह को इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर हम समुदायवाचक विशेषण की बात करते हैं। प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब कि जितने भी लोग खड़े हैं उन सबको बारी बारी से चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति बेवकूफ है, प्रत्येक व्यक्ति चोर है, एक एक लड़का पिटाएगा। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, प्रत्येक को बोध करा रहे हैं। तो जहां पर प्रत्येक को बोध कराएंगे वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान दीजिएगा कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होंगे, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। गणनावाचक आधा, एक, दो, तीन, चार इस तरीके के जो शब्द होंगे वो गणनावाचक विशेषण होंगे। क्रमवाचक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां ऐसे अगर शब्द होंगे तो क्रमवाचक होंगे। दूना, तीन गुना, चार गुना, चौबारा, तुबारा, तिबारा इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आवृत्ति को इंडिकेट करेंगे, तो आवृत्तिवाचक होंगे। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों इस तरीके के जो शब्द होंगे समुदायवाचक होंगे। हर एक, प्रत्येक, एक एक इस तरीके के जो शब्द होंगे वो प्रत्येक बोधक होंगे। तो ये हम लोगों ने बात किया किसकी, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, और उनके सारे प्रकार विथ एग्जाम्पल पूरे उदाहरण के साथ बताने का अपना पूरा अंतिम प्रयास आपके सामने रख दिया हूं
चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। तो अगर समझ में आई होंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को बताने का प्रयास करिएगा इस चैनल के बारे में, एजुमेनिया 247 के बारे में। और ये भी मैं बता देता हूँ कि यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल का पूरा बैच जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको हिंदी, जीएस और ग्राम विकास, ये 3 चीज़ें आपको फ्री में देने की कोशिश करूंगा। अपना पूरा सर्वस्व देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल बेहतरीन तरीके से अगर काम कर रहा है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में योगदान आपका है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका